हम ये वोट बता दें बीजेपी को। अरे भाई भाई। क्यों खत हम बीजेपी को क्यों दे सकते क्या? नहीं नहीं पूरा इंडिया को भगवा रंग में पूरा लिप पोत देना है। भाई हमें तो ना दो लाइन याद की है, ठीक है? और भारत हमारे यहाँ भारत का दो दो ही लाइन। रंग भारत का दो ही रंग है भाई। एक भगवा कलर और एक हरा कलर। दो ही। हाँ, तो एक हम बोल रहे हैं ना। और एक एक व्हाइट। और ब्लू। क्या? ब्लू हाँ, ब्लू भी है। ये कलर भी तो है ना। आप मेरा ये कलर तो भूल जा रहे हैं। नहीं सही नहीं कर रहे। नहीं। यही तो अशोक चक्र है देखो। वही तो है। बड़े भाई बोल रहे थे ना कि मर जाऊंगा, मिट हम्म। जाऊंगा, हो जाएगा अंत, हम्म। फिर ना मिलेगा भारत माता को मोदी जैसा संत, है ना? करेक्ट। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है इस पे। क्या आप जवाब दे सकते हो क्या? जवाब दूंगा ना। क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से देश के जो सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से देश की अभी सबसे बड़ी चुनौती है, हम्म। कोई रिकॉर्ड विकॉर्ड तो नहीं कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो चुनौती है क्या हो सकती है? कि हम लोग का अभी जो पर कैपिटा इनकम है जी जी। वो बांग्लादेश से भी बहुत लो है। तो हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, हम्म। दोनों भी हो, हम लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन जो जो अमीर है वो बहुत अमीर है। हम्म। 90% वेल्थ जो है टॉप 1% के पास है, और हम्म। बाकी 50% बटा हुआ है। तो ये एनालिसिस है कि हम लोगों को ऐसा सिस्टम चाहिए, सोशलिस्ट सिस्टम चाहिए, जिस हम्म। पर पैसा को बांट पाए। अमीर टैक्स से बच जाते हैं, हम्म। उन लोगों को टैक्स, क्योंकि बहुत लूप होल है सिस्टम जिससे अमीर बच जाता है। अमीर का 6,000 करोड़ का भी लोन माफ हो जाता है ना? सही है। इससे अब क्या, जो गरीब है, अब मैं अगर एक फ्लैट लेने जाऊंगा, एक एजुकेशन लोन लूंगा 20-25 लाख का, मैं हम्म। उसको बदले 40 लाख वापस कराऊंगा हम्म। विद इंटरेस्ट। तो हम्म। ये सबसे क्या होता है ना, डिस्पैरिटी बढ़ जाती है, इनकम डिस्पैरिटी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है अभी इनकम डिस्पैरिटी और जॉब। क्योंकि अभी हम लोग को देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस, यानी कि फॉरेन से जो अपने घर भेजता है लोग पैसा, तो इंडिया नंबर 1 पे $80 बिलियन पैसा भेजा गया है बाहर से, हिंदुस्तानी में अपने घर वालों में। मेरे पापा खुद बाहर गए। हम्म। तो इतना अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान पे क्यों नहीं है कि उन लोगों को बाहर न जाना पड़े? बाहर जाइएगा, आपको हर किस्म का रेसिज्म से गुजरना पड़ता है। जूझना जहाँ पड़ेगा। हिंदुस्तानी, हाँ हाँ। मैं अपना देश से उठा के जीना चाहता हूँ, क्या नहीं जी सकता हूँ? तो ये जो मुद्दा है ना, ये जॉब से रिलेटेड मुद्दा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज। ये पूरा हो जाए तो मैं हेल्थ केयर में आऊँ, और फूड, हाँ फूड पे आऊँ। हेल्थ केयर में फूड भी आता है ना। हाँ। हम हाँ। लोग जो भी खाते हैं वो लो क्वालिटी फूड है, सही है। एकदम पेट को सड़ाने गलाने वाला। हम लोग का फूड, एक एग्जांपल देता हूँ, नेपाल छोटा सा देश है ना, हाँ हिंदू हाँ। राष्ट्र के देश। तो वो छोटा सा देश भी हम लोग का बॉर्डर से फूड नहीं ले रहा है, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। हम लोग करेक्ट है। जरा सा भी इंस्पेक्ट करते कि हम लोग क्या खाते हैं, हाँ सही है। उसकी वजह से इतना बीमारी है। और बीमारी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे चले जाइए तो फिर तो कहना ही। करीब 5 रुपए का लेज खाता है। अब यही लेज अगर आप थाईलैंड में खाइए, हम्म। अमेरिका में खाइएगा, दैट पर्टिकुलर लेज मेड अप ऑफ ऑलिव ऑयल, हाँ हाँ। यहाँ पे पाम सीड ऑयल। हाँ सही है। तो, तो वो एक 3 चैलेंजेस है, हेल्थ केयर को ठीक करना, जॉब करना, वरना तो फिर महंगाई तो, इन्फ्लेशन एवरी ईयर ये तो बढ़ेगा ही। हाँ इज द हाँ। नेचर, वो कभी डाउनग्रेड नहीं जाता है। नहीं जाएगा। सोना, दूध, अंडा, कभी सुनो कि 7 रुपया था कल, आज 2 है? नहीं, नहीं 7 नहीं। है तो 10। तो हाँ। उसके लिए आदमी
चीज के दाम कम कर, आदमी तो बोलता है ना महंगाई बढ़ चुकी है, ये घटती नहीं है, वो वर्ल्ड मार्केट से इन्फ्लुएंस होकर के बढ़ती है। कोई कोई ये नहीं डिसाइड करता था आज अंडा का दाम रखूंगा, नहीं, वो वर्ल्ड मार्केट से जितना इम्पोर्ट होगा जितना एक्सपोर्ट होगा उस हिसाब से प्राइस होगा। तो वो जो प्राइस है वो बढ़ेंगी, सोना बढ़ेगा ही, क्योंकि दुनिया में बहुत कम सोना है, लोग ज्यादा है, तो सोना का दाम बढ़ेगा ही, बढ़ेगा। का दाम बढ़ेगा, क्या का दाम बढ़ेगा। क्या हम लोगों को चाहिए, अगर लोगों के पास पैसा है, पैसे वाले को नहीं बोलते कि महंगाई नहीं, नहीं तो हम लोग बोलते हैं। पैसे वाले क्यों, दैट इज द प्रॉब्लम। तो महंगाई घटती नहीं, जॉब आता है मार्केट में, हाँ, आते आते सरकार की तरफ से वेलफेयर स्कीम्स आती हैं कि कुछ यूथ को मदद हो जाए। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, बहुत बहुत सुंदर लगा। एक और था प्रश्न कि ऐसा कि एक आइडिया, जो आइडियल लीडर है, एक जो अच्छा लीडर है, उनके बारे में आप 3 क्वालिटी आप क्या बता सकते हैं? कौन सी 3 क्वालिटी होनी चाहिए जो भारत में आज ज़रूरत है आइडियल बिल्कुल लीडर? जरूरत है बात। वो देखिए, मैं एक तो कंट्रोवर्शियल ओपिनियन लूंगा इसमें कुछ, नहीं नहीं, आप अच्छा ओपिनियन, मतलब आपका सुझाव अभी नहीं तक नहीं का। नहीं, देखिए सबसे पहले फर्स्ट हम्म, ऑफ ऑल मुझे देश में जो आदमी करता है ना, ये हिंदुस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो अफगानिस्तानी है, वो चीनी है, वो अमेरिका है, हमको ऐसा लगता है कि दुनिया में जो इंसान अच्छा है और जो इंसान, जैसे समझते क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते, ठीक है, बहुत बेहतरीन प्लेयर रिकी पॉन्टिंग, रिकी ठीक पॉन्टिंग, है, हाँ हाँ। रिकी पॉन्टिंग, अब आईपीएल का कोई टीम कोच भी है ना, हम्म, अब जो बहुत अच्छा फील्डर है साउथ अफ्रीका का, उसका नाम क्या है, जॉन्टी रोड्स, बहुत जॉइंट। अच्छा फील्डर है, हम्म, एकदम लेजेंडरी फील्डर है। अब वो कोच करता है ना आईपीएल का टीम, तो हम लोग जब इंसान देखते कि वो इंसान कितना अच्छा है, उसके अंदर कला कितना, देश नहीं देखता, नहीं नहीं। ठीक है। तो जैसे स्विमिंग पे माइकल फेल्प्स ले लीजिए, उसने 28 गोल्ड लाया। अब अमेरिका तो इंडिया के साथ बहुत गलत किया तारीफ वगैरह दे करके, तो क्या हम लोग उस माइकल फेल्प्स का वो उसको छोड़ दें, क्या हम लोग ये नहीं उससे स्विमिंग नहीं सीखे, बिल्कुल। जरूर। मेरा मानना है कि दुनिया का हर दिमाग वाला आदमी से उस चीज सीखे। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो डरता नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। किसी, हम्म, मैं अमेरिका के सामने नहीं डरूंगा, हम्म, मैं रशिया के सामने नहीं डरूंगा। हम्म, मुझे अगर रशिया से तेल खरीदना है हम्म, तो मैं डरूंगा नहीं कि वो मुझे टैरिफ लगा देंगे कि मैं। नहीं डरूंगा। अच्छा लीडर निडर होना चाहिए, एक अच्छा लीडर के अंदर इंसाफ का ताकत होना चाहिए, हाँ, वो इंसाफ दे, वो जस्टिस दे सकते हैं। सही है। और तीसरा, उसके अंदर एक अथॉरिटी और एक ऑरा होना चाहिए कि वो लीडर है। तो हिंदुस्तान में तो ऑरा का कमी नहीं है लीडर में, ये हाँ, अथॉरिटी है, लेकिन बाकी दो चीज तो नहीं है, इंसाफ नहीं है करेक्ट। और डरना नहीं। और ये किसके अंदर है ये भी मैं बताता हूँ, हम्म, ये हम लोग को ज्यादा नहीं, पड़ोसी मुल्क में जानने की जरूरत है, वो भी बेकार है, ठीक है। पाकिस्तान पे एक लीडर है इमरान खान, हम्म, उसके पास कुछ भी नहीं है, हाँ बिलियंस ऑफ लिया है उसने अमेरिका से, हाँ, और जब इसको आके बोलता है कि आपके मुल्क में अमेरिकन बेस खोलूंगा, तो उसके अंदर इतना हिम्मत होता है कि वो बोले ना। समझिए कि उसका क्या पावर है, उनको उसको फकीर कर सकता है ना अमेरिका। अमेरिका में इतना पावर है कि पाकिस्तान को तो खा जाए हाँ, ब्रेकफास्ट में, वो तो एक, समझिए कि एक कोना के बराबर में है। एक कोना के बराबर है ना। और आज, और मैं इसका इसलिए बहुत बड़ा, मैं इसका एग्जांपल, ये एप्स्टीन फाइल अभी देखा आपने, एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन फाइल, इसमें आप उस पे आपका एप्स्टीन ने एक ग्रुप ऑफ आदमी का नाम लिया था जो थ्रेट है वर्ल्ड पीस, उन लोग के लिए, दुनिया के लिए उन लोग का दुश्मन है, और उसमें इमरान खान का नाम था। तो आप समझिए जो इतना बड़ा दुश्मन है एप्स्टीन, आप उसको दुश्मन मानते हैं ना, तो एप्स्टीन में उसका, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो लीडर बहुत अच्छा था, हम लोग को सीखना चाहिए। और वो पता है आपको हिंदुस्तान से, आप हिंदुस्तानी लीडर्स को देखिएगा, वो बोलता है कि हाँ हाँ, पाकिस्तान एक, एक जल्दी लेकिन में उसने पता है क्या, एक जल्दी में सुन रहे थे उसने हम। हाँ हाँ वो बोल रहा था कि
हम सीख रहे हैं नीतीश कुमार से, बिहार का सीएम। एग्जैक्टली। हाँ, करेक्ट। तो वो गाली नहीं दिया ना, नहीं वो नहीं नहीं, हिंदुस्तानी है तो वो गाली नहीं दिया। वो कह रहे थे कि हम नीतीश वो कुमार के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ कि तो और वो और वो हम्म हिंदुस्तानी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जो है, उसका एक पॉलिसी था जो पहले करता था कि रशिया से तेल लेता था जब तक अमेरिका ने थोड़ा हम्म सा पास नहीं किया था, तब तक रशिया से तेल लेता था। तो हाँ वो बोल रहा है हिंदुस्तान को देखो, रशिया से तेल ले रहा है, हम हाँ, लोग को सीखना चाहिए। तो लोग सीख रहे हैं, आप समझ रहे हैं? अच्छे लीडर की निशानी है तो वो सीखता है। सीख रहे हैं, हाँ बस सही है। दुश्मन है तो बात है, ठीक है दुश्मन है, लेकिन दुश्मन से भी सीखा जाता है। राम भगवान जो थे, वो जो रावण थे उससे भी सीखे थे। जब वो उनका अंत हुआ था ना, वो उसके भाई जो लक्ष्मण थे उसको बोले थे जाओ जाके सीखो, क्योंकि दुनिया का सबसे आलिम यानी कि बहुत विद्वान जो जा रहा है, तो मरने से हाँ पहले सीख लो। तो एक आदमी दुश्मन से भी सीखता है। राम और रावण तो दुश्मन है ना। तो बहुत हमको ऐसा लगता है लीडर का ये कर राम राज्य में तो राम का नीति फॉलो होना चाहिए ना। एकदम होना चाहिए। और आज के हिसाब से जो चल रहा है अभी, उसमें क्या ही कहा जा सकता है है कि नहीं? इसलिए तो मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। आज नहीं। का जो भी चल रहा है हाँ उस पे तो हम बहुत बस सुरक्षा में रहना चाहते हैं। एकदम। बस ए, ए, सुरक्षा अगर हमको मिल गया तो और कुछ नहीं चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ, हाँ बिल्कुल भाई, क्यों नहीं लगा पूरा कुछ अच्छा पूछ रहा। एक क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा बजट खर्च करना चाहिए किस में? एंड इसमें डिफेंस भी जोड़ सकते हैं। देखिए, मेजर चंक हम लोगों को खर्चा करना चाहिए सबसे ज्यादा वो हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में। ओके। क्योंकि मैक्सिमम अगर आप देखिए कि जो सरकारी स्कूल नहीं पढ़ पाता है वो प्राइवेट पढ़ लेता है। यानी कि जैसे मैं कैसे करिए उसका बाप माँ उसको प्राइवेट में, मिडिल वाला प्राइवेट में पढ़ा देता है। हम्म। लेकिन बीमार पड़ता है ना, उसका प्राइवेट में होना बहुत मुश्किल है। फिर वो लाखों में हो जाता है, बिल बन जाता है 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख, वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। तो अगर मुझको ऐसा लगता है कि सबसे पहले हेल्थ केयर में ज्यादा हम लोग को बजट एलोकेट करना चाहिए। फिर जाकर के हम लोग को एजुकेशन में करना चाहिए। फिर जाकर के हम लोगों को डिफेंस में भी करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर प्रॉपर तरीक़ा से सभी को एजुकेशन अगर दे दिया जाए, तो क्या हेल्थ केयर में कुछ सुधार हो सकता है? नहीं, एजुकेशन से हेल्थ केयर का उतना भी रिलेटिव नहीं है। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मैं अगर पीएचडी अभी कर रहा हूँ, मुझे बहुत एजुकेशन मिला है, हुँ, लेकिन अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो हुँ, हाँ, आप ये बोल सकते कि जॉब और पैसा वो बढ़ जाने से हेल्थ केयर में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन वही तो अभी नहीं बढ़ेगी। हुँ, तो अगर आप ये बोले कि जॉब और पैसा हो और इनकम डिस्पैरिटी कम हो, तब मैं सोचूं कि हाँ ठीक है, ये लोग हेल्थ केयर में अपना प्राइवेट अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान का आम नागरिक जितना कमाता है हुँ, और जो हॉस्पिटल प्राइवेट का जो फीस है वो अपरंपार है। हाँ, तो हाँ, जैसे समझिए एवरेज बिहारी 20,000 रुपये कमाता है, ठीक है, हाँ, उसका है 2 बच्चा। ओके, अब सरकारी स्कूल में नहीं, वो प्राइवेट स्कूल में 4,000 करके पर महीना करके बच्चा को पढ़ाता है। हाँ, अगर वो 2 बच्चे को पढ़ाए तो चलो भाई 8,000 रुपये वो खर्चा कर ही दे, है ना, हुँ, पढ़ाई में। और हुँ, 2,000 रुपया और 12,000 में बाकी घर चलाए। लेकिन वही अगर 25,000 का बंदा अगर बीमार हो गया हाँ, तो उसको अगर 5 लाख का धक्का लगे तो बताइए इसमें जरूरी क्या हो जा रहा है, किस पे एलोकेट होना हाँ, चाहिए, सही है। है ना। और एक और चीज है गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट बात करता है, वो होता है कि जो असल मुद्दा है हाँ, उस पर बातचीत नहीं होती। सेंट्रल। अभी आप अभी एक ही बात हुआ, बोली बोली। अ, अभी आपका वेस्ट बंगाल में अभी एक इलेक्शन हुआ है,
तो इलेक्शन पे एक छोटा सा मेरा ये प्रश्न है कि जो हमारे जो वोटिंग सिस्टम वोटिंग सिस्टम में आप क्या एक बड़ा बदलाव मतलब देखना चाहेंगे, जिससे हमारा क्या क्या चेंज होना चाहिए वोटिंग सिस्टम ऐसा? हम्म, सबसे पहले वोटिंग सिस्टम जो हम लोग का बहुत अच्छा वोटिंग सिस्टम है, बहुत हम्म फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। हम्म टीएन सेशन के वक्त में भी बहुत अच्छा था, लेकिन अभी जो फिलहाल का जो इलेक्शन कमीशन है हाँ वो थोड़ा सा, मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को डिफरेंट बॉडी के रूप में, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, जैसे हाँ जुडिशरी है, जैसे आपका लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, एक अलग बॉडी है ना, तो उसको अलग बॉडी के जैसा काम करना चाहिए, ना कि एक पार्टी का को फेवर करके। क्योंकि अगर वो एक पार्टी को फेवर करेगा तब तो नाइंसाफी भी होगा ना। हाँ, सभी सभी का फेवर में होना चाहिए, ऐसे नहीं, ही। तो उसको एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। अगर बीजेपी का पार्टी का मेंबर घुस नहीं सकता तो टीएमसी का भी नहीं घुस सकता, हाँ हाँ, सही है। फिर आरजेडी का भी नहीं घुस सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, एक ऐसा नहीं। पार्टी का मेंबर घुसा है और हम्म, दूसरा पार्टी का मेंबर नहीं घुस सकता। हाँ एक। जब जब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब टीएमसी वाले कहीं रैली में निकले तो फिर तब लाठीचार्ज हो सेंट्रल फोर्स की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर। लेकिन जब बीजेपी वाले भी रास्ते में अगर तोड़ फोड़ कर रहे तो तब ना हो, हम्म तब तो फिर पता चल जाता है कि आप किसके पक्ष में हो, है ना। हम्म। तो पक्षपाती हम लोग को नहीं चाहिए। तो वैसा कुछ हुआ क्या अभी ये वेस्ट बंगाल में? वो भी हुआ है अभी रिजल्ट के वक्त पे, यहाँ पे तोड़ फोड़ भी हुआ है काफी। देखिए, पार्टी तो दोनों ही खराब है। हम्म। हमको क्या चाहिए? हमको मेरा सेफ्टी चाहिए, हाँ, हमको मेरा सबसे प्रायोरिटी वही है, सेफ्टी। एग्जैक्टली, हमको मेरी बहन है, मेरी बहन का सेफ्टी चाहिए, हमको हम्म। मेरी माँ है उसकी सेफ्टी चाहिए, हमको मेरा सेफ्टी बाप चाहिए। है उसका सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी चाहिए। कल को मेरा नागरिकता को रद्द ना कर दे, उसका हमको सिक्योरिटी चाहिए कि मेरा, चलो भाई काम करके मैं खुद कमा लूंगा, खुद खा लूँ, नागरिकता तो रखो, सही है। जॉब नहीं दो, सेफ तो रखो क्या? मुझे। देखिए, सरकारी जॉब सबको, तो आदमी बेवकूफ होता है जो बोलता है कि सरकारी जॉब कैसे कर। मुझे ऐसा लगता है कि जॉब का उतना भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि सरकारी ही जॉब करो। हम्म। इतना इंडिया में बीजेपी, एक अच्छा चीज बोलता हूँ बीजेपी का, दो खराब चीज हाँ बोलूंगी। हाँ। एक अच्छा ये है, जब से हिंदुस्तान में बीजेपी का सरकार आया है ऑल ओवर 2014 के बाद से अभी तक, जो यूनिकॉर्न, यानी कि जो कंपनी $1 बिलियन वैल्यू में जा रहा है हम्म। उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। जैसे नायका हुआ, हाँ फाल्गुनी नायर नायका की मालिक, जैसे लेंसकार्ट हुआ, और भी है जो $1 बिलियन मार्क में गया ओयो, वैसे करके हिंदुस्तान नंबर 3 पे आता है हाँ यूनिकॉर्न के लिस्ट में। हाँ, थर्ड पे। फर्स्ट पे यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे चाइना, थर्ड चाइना पे थर्ड पे इंडिया। इंडिया। तो वो बहुत ऊपर गया है, बहुत अच्छा बात है। अब ये जो सब, ये सब अपना कंपनी खोला होगा, है ना, कंपनी से $1 बिलियन में गया, और वो हाँ, कंपनी क्या जनरेट क्या होगा? जॉब, है जॉब ना। क्रिएट किया, तो हाँ। मार्केट में बहुत आया, है हम्म। ना। तो सिर्फ ब्लिंकिट, अब ब्लिंकिट का कस्टमर सर्विस में जो काम करता है, ब्लिंकिट का डिलीवरी में जो काम करता है, ब्लिंकिट का ऑपरेशन में जो काम करता है, कितना जॉब लगा, है ना? हम्म। तो ये तो अच्छा किया है। बुरा ये है कि अब इस बार का जो इलेक्शन का मुद्दा था वुमेन सेफ्टी, हाँ, है ना, वीमेन वुमेन सेफ्टी। सेफ्टी बहुत बड़ा। वेस्ट बंगाल में एकदम वुमेन सेफ्टी, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल में वुमेन सेफ्टी नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा केसेस होता है। लेकिन अगर आप इंडिया का एनसीआरबी का डेटा ले, नेशनल क्राइम ब्यूरो का, तो वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि राजस्थान टॉप में जा रहा है रेप रेट में, रिकॉर्डेड रेप रेट में राजस्थान टॉप में, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय आपका हरियाणा, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। इन सब जगहों में किसका राज है? डबल इंजन का सरकार है। तो नहीं मैं है। बोल रहा हूँ कि स्टेट्स में आप इतने साल से हाँ आपने यहाँ कम किया, और अगर आप बोल रहे हैं बहुत कोई ना आपको फिर ये बोलेगा कि उन सब जगहों में केसेस, बंगला में केसेस रिकॉर्ड नहीं होते इसलिए कम नंबर है, ये बराबर है। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, बांग्ला में भी केसेस रिकॉर्ड नहीं होते, तो क्या राजस्थान का हर एक रेप केसेस रिकॉर्ड होता है?
क्या ऐसा संभव नहीं कि वहां भी ना हो रिकॉर्ड? तो अगर अनरिकॉर्डेड के भी जोड़े तो दोनों तरफ से ऐड होगा ना, हाँ तो हाँ वही हो गया। और अगर आप बोल रहे कि रिपोर्ट गलत, ये तो आपके एनसीआर भी दे रहे हैं ना, नेशनल क्राइम ब्यूरो, तो आप या तो उसको बदलिए या तो अपना लॉज को बदलिए। ये तो आप हाँ खुद ही फर्क रिव्यू में। और कोलकाता को सेफेस्ट सिटी माना गया था, ये लास्ट एनसीआर भी, हाँ, सही सही है। टॉप है ना? टॉपर तो टॉपर है ना, तब सेफेस्ट सेफ सिटी में टॉप पर था कोलकाता। टॉप पे था, है ना? हम्म। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि ये अनसेफ है वुमेन को? मैं यूपी में मेरी बहन को नहीं बोलूंगा कि आप 12 बजे जाके घूमे, क्योंकि मुझे मालूम है कि यूपी में क्या होता है। लेकिन मैं बंगाल में, कलकत्ता में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम। लेकिन अब कह सकता हूँ कि नहीं बता सकता, है बहुत ना? अच्छा। मुझे यही चाहिए। देखिए मैं जो बात करता हूँ ना, मैं अंधभक्ति में नहीं बात करता। नहीं नहीं वो मुझे कोई सरकार से कुछ भी, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर आप बीजेपी और राम राज्य बनाएंगे, आप बनाइए, लेकिन राम राज्य वो होना चाहिए जिसपे कोई लड़की पर कोई हाथ ना हो, है ना? अभी कोई मणिपुर में बहुत सारा हिंसा हुआ है अभी। मणिपुर एग्जैक्टली, हाँ। देख सकते हैं। तो ये राम राज्य तो नहीं होता ना तब तो। नहीं नहीं। उन्नाव का केस का बात तो आप सुनिए, वो हाँ हाँ लड़की हाँ को हाँ हाँ आदित्यनाथ के साथ अपने आप को जलाने का धमकी देना पड़ा, तो जाकर के उसका एफआईआर हुआ है। हाँ, बहुत दिल्ली में बहुत हंगामा भी हुआ था उसके अथी में। फिर बहुत सारा। तो ये राम राज्य नहीं है मेरे से। राम राज्य बनाओ, राम राज्य बनाओ ना, मैं बनाऊंगा राम राज्य, टोपी पहन के बनाऊंगा राम राज्य, बनाओ, मैं साथ दूंगा, बनाओ। लेकिन वो राम राज्य होना चाहिए, वो हम्म। फेक अधर्मी से फिर नहीं लेना, फेक नहीं होना चाहिए। फेक नहीं होना चाहिए। अब जैसे हनुमान जी है, हम्म पूरी जिंदगी हनुमान जी ने हम्म दो कपल जो है, यानी कि दो जोड़ी, एक जोड़ी है राम और सीता, इसको जोड़ कर रखा, इन लोगों की रक्षा की। और अभी जो कपिल लोग को मारता है, वो कौन सा दल है? वो कोई दल है ना? वो कितना ये अजीब बात है, यानी कि मतलब जो एक, जो बजरंग बली जो है, वो हम्म एक अपना ताकत का बल का जो इस्तेमाल करके एक जोड़ी बनाए रखे, आज वही लोग उसी के नाम से जोड़ी को मारता है। उत्तर प्रदेश में एक केस मैं आपको बता रहा हूँ हाँ कि वहां पे क्या, वहां पे एक लड़का लड़की हिंदू, दोनों ही हाँ हिंदू, लेकिन कास्ट अलग हो। उन लोगों के पास आया गया, वो लोग हिंदू जो न्यूज़पेपर है ना, उसका ये आप एक ही जगह सर्च करें, तो हम्म उससे पूछे कि तुम्हारा धर्म क्या है। फर्स्ट बजरंग दल, धर्म क्या है? धर्म हिंदू। दोनों ने कहा हिंदू है। हम्म। अब इसके बाद बोलने लगे कि कास्ट क्या है, कास्ट तो क्या है? लोगों का शायद अलग। तो इतना घबरा दिया उन लोगों को, इतना घबरा दिया कि 2 तल्ला से नीचे कूदा लड़का, और फिर 2 तल्ले से नीचे कूदी लड़की। तो ये आलम है आपका राम का। ये राज्य मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा कदापि नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। अच्छा, एक और आता है कि क्या जो यूथ है, आज का जो यूथ है, इनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, या आए तो क्या बदलाव हो सकता है, क्या सुधार हो सकता है? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है सारों बुड्ढों को करना चाहिए रफा दफा, और सिर्फ यूथ को आना चाहिए। क्योंकि अगर आप यूथ की आवाज देखें, तो यूथ जैसे आप और मैं हम्म। रियल मुद्दों में बात करें। करेक्ट। बुड्ढे किस पे? वो कटवा को यहाँ रहने नहीं देना है, वो वो हिंदू को नहीं रहने देना, तो फिर ये नहीं चलता। ये बुड्ढों का नहीं। सोच सही है है। ना? तो ये धर्म से कुछ नहीं होता, धर्म सिर्फ प्राइवेट है। हम्म ये जो चार दीवारी है, इस पे है। अगर आप राम नवमी में यात्रा निकालिएगा, मैं भी ईद पे नमाज पढ़ने जाऊंगा। सबको होना चाहिए आजादी। सबको क्रिसमस होना में चाहिए। पाक हाँ, वो सजना चाहिए। क्योंकि कोई ये नहीं, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, तो सभी का उतना ही। एग्जैक्टली, हाँ। इंडिया में कभी भी, अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहूदी पूरा हाँ। दुनिया में मारते हैं यहूदी, हिंदुस्तान में नहीं मारते हैं कभी। नहीं। हिंदुस्तान तो शांति का एक एपिटोम है, एक एग्जाम्पल होना चाहिए दुनिया में कि ये शांति प्रिय है। हम्म। हम लोग टॉलरेंट है, हर हाँ देश का, हर। इंडिया में आपको मालूम है चाइनीज रहता है, कलकत्ता में मैं आपको बताऊंगा, चाइनीज रहता है हाँ हाँ जो चाइना से, बहुत चाइनीज चाइना वॉर में वापस गए, लेकिन
अभी चाइना टाउन है यहाँ पे अर्मेनिया के लोग रहते हैं, यहाँ पे ईरानी सोसाइटी है, यहाँ पे अफगानी सोसाइटी, यहाँ पे बाहर बाहर के देश के लोगों को इंडिया पनाह दिया है, और वो लोग बड़ा बड़ा बिजनेस करता है हिंदुस्तान पे रह के, बाहर से आकर की गाड़ी खरीद के। हाँ मैं सोचता हूँ कि सारा मैं इधर से, तो आप समझिए कि हिंदुस्तान का टॉलरेंट, और ये लोग आज से 50-100 साल से, है। तो आज क्यों डेमोग्राफिक बदला जाए देश का, ये रहेगा ये नहीं रहेगा, ये हम लोग कौन डिसाइड करने वाले सही कि है। कौन रहेगा। जो देश को इन्वेस्ट किया वो रहेगा, जो देश का गद्दार है वो नहीं रहेगा। हम्म, एक आपके लिए एक और है कि आप अब जज मत करिएगा कि इतना क्वेश्चन पूछने ठीक है। अरे नहीं, हमको तो अच्छा, क्वेश्चन अच्छा था जो भी अभी तक पूछे हम, कैसा था लगा? बहुत क्वेश्चन अच्छा था आपका, क्वेश्चन रियल मुद्दा में था। ये सब क्वेश्चन था वो कोई पॉलिटिशियन को करना चाहिए, लेकिन कोई लेकिन करता नहीं नहीं अभी। है, कोई नहीं करता है, लेकिन कोई नहीं करता है। नहीं करेगा ना, फिर आपका रोजी रोटी टूट जाए, खत्म हो जाएगा ना। यही तो है, यही यही मेन क्या है, मेन यही है कि अगर उस मुद्दे पर अगर बात करेंगे तो हमारा रोजी रोटी चला जाएगा। आपको मार के, आपको ड्रम में डाल के सीमेंट से सीमेंट कर दिया जाए, अगर आप असल बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में असल में ऐसा हुआ एक जर्नलिस्ट, और हमको ऐसा लगता है कि आप जर्नलिस्ट का स्टूडेंट है, जर्नलिज्म का। क्यों नहीं पता सर, आप जर्नलिज्म का स्टूडेंट। एक क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से जो विकास, जो डेवलपमेंट है, इसका सही डेफिनेशन क्या होना चाहिए इंडिया में अभी? अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर क्लास, ठीक है, हम्म, यानी वही इनकम डिस्पैरिटी कम होना, वो एक विकास का निशानी है। जी। पर कैपिटा इनकम बढ़ना एक विकास का निशानी है। पूरे तौर से एक कलेक्टिव जीडीपी का ग्रोथ होना एक विकास का निशानी है। इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट ज्यादा होना विकास का निशानी है। यस। और हेल्थ केयर अव्वल होना विकास का निशानी है। क्योंकि दुनिया में स्विट्जरलैंड में चले जाइए, न्यूजीलैंड में चले जाइए, कोई भी स्कैंडिनेविया कंट्री में बेस्ट उसका हेल्थ केयर। आप टैक्स दीजिए ना, आप मुझसे 50% टैक्स ले लीजिए, ऐसे भी टैक्स लेते हैं आप, लेकिन मुझको रोड अच्छा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, पोल्यूशन कम चाहिए, सही है, ग्रीनरी ज्यादा चाहिए। ये मूल्य रूप में विकास हुआ, और एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट सबके, इसीलिए सबका साथ सबका विकास। सबका विकास। ऐसा नहीं कि एक कौम नीचे और सबका विकास, नहीं, पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। वो पॉलिटिक्स को आपको बहुत हेल्प करता है कि हिंदू वोट अगर मुझे चाहिए तो कैसे मैं हिंदू वोट को एक करूं अपने पास, एक दुश्मन बनाऊं, कॉमन दुश्मन, और उस पर एक करो लोगों को। अभी समझ लिए मुसलमान कौम रहता नहीं, या क्रिश्चियन, जो भी लोग कौम है, तो ये लोग बताते हैं कि सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को एक करो, है ना। ये देखो शूद्र है, या फिर समझ लीजिए शूद्रा ज्यादा है तो उन लोग को एक करो। बोले देखो सालों से ब्राह्मण ने तुम लोगों के ऊपर अत्याचार किया ना, अब बारी आया बदला लेने का। बाबा साहेब अम्बेडकर का है हम लोग, और वैसे करके एक वोट बैंक क्रिएट करके नफरत का लड़ाई करवा के लोगों को से पॉलिटिक्स, सियासत होता है। सियासत बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ, पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट, तो मैं जानता हूँ कि सियासत, मैं भी तो ऐसी सियासत होती है। बहुत अच्छा उत्तर दिए हैं कि डेवलपमेंट यही होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा नीड इसी का है। एग्जैक्टली हाँ, कोई मंदिर हमको नहीं लगता कोई दुनिया में, इंडिया में इतना मंदिर है, इतना मस्जिद है कि जरूरत नहीं है हम लोगों को मंदिर मस्जिद बनाने का। नहीं, सच्ची जरूरत नहीं है। बस अगर बनाना है तो मेरा जगह, मैं अपनी जगह में बनाऊंगा, तो अपनी। लेकिन अगर कोई जगह झगड़ा हो रहा है उसका, हमको तो ऐसा लगता है वहाँ कुछ सरकारी का काम करना ही बेहतर, तो वहाँ एक स्कूल बना दिया, या फिर हॉस्पिटल बना दिया, या फिर ऑल इंडियन एम्स बना दिया। एक तो एम्स नहीं है उस, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस स्कूल बना दिया वहाँ, तो ठीक है ना। वहाँ पे तरक्की उन्नति का काम हो, IIT बना दिया वहाँ पे, वहाँ मंदिर ही बनेगा, वहाँ मस्जिद ही बनेगा, ये कोई लिखा हुआ थोड़ी है, ये कोई लिखा हुआ नहीं। सही है, तो वो होता है विकास।
सही मायने में। अगर कोई देश अगर बोले कि हाँ मैं मंदिर बना दिया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, नहीं, खुश तो तब होना चाहिए ना कि जब आपका देश तरक्की करे। देश जब तरक्की एक करे एज ए हिंदुस्तानी में जहाँ बाहर जाऊँ अपना पासपोर्ट लेकर के, आज हम्म। पासपोर्ट रैंकिंग में इतना नीचे हम लोग, है ना, नीचे पासपोर्ट रैंकिंग में जान रहे कितना रैंक है इंडिया का? इंडिया बहुत का कम है, मैं जानता नहीं। अभी इंडिया का रैंक है पासपोर्ट इंडेक्स में आई थिंक 75 के करीब। तो समझिए कि लाइन पे हम लोग, बहुत सारा कंट्री से हम लोग पीछे है, और ये एक तो पीछे। है, और एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हाँ, इसमें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का मैं इंडिया अभी देखा नहीं हूँ रिसेंट। इंडिया इतना पीछे है इसमें इसमें इंडिया का रैंक है 151। क्या सोच सकते हैं, 151? हाँ, क्योंकि प्रेस में फ्रीडम नहीं है ना, सब तो कोई गोदी मीडिया है। कोई फ्रीडम नहीं है, कोई सब तो फ्रीडम गोदी नहीं। मीडिया। अब मैं बता रहा हूँ कि एक बंदा जो सिर्फ ये क्वेश्चन करता है कि रास्ता ये जो बना, ये हम्म। कैसे रास्ता बना है जो आपने इतना जल्दी ये खराब हो, छत्तीसगढ़ उसको मार के सीमेंट कर दिया। आप एक प्रेस में दिखाइएगा, अभी जो वॉयलेंस हुआ ना, अभी हम्म। देखना, अभी तक बंगाल बहुत अनसेफ जगह लगता था, ठीक है, अब देखिएगा कि बंगाल कैसे सेफ हो गया। अब बंगाल में जो भी दंगा फसाद होगा उसको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, उसको आपको क्विंट से मालूम चलेगा, अल जजीरा से मालूम चलेगा, कुछ ऐसा नेटवर्क जो हिंदुस्तान में नहीं है, या फिर जो एक इंडिपेंडेंट ही नेटवर्क है ना, आपको आज तक में मालूम चलेगा ना, टाइम्स तक, एनडीटीवी, हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स। सही बात। क्योंकि ये सब होने से उन लोग का, और एक देश में अपना आइडियोलॉजी फैलाने में सबसे बड़ा काम जो होता है वो प्रेस का, पीआर का, हम्म। बहुत बड़ा। आप हमको सिर्फ प्रेस दे दीजिए, आप हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का ये दे दीजिए, हम्म। और आपको जो भी ईडी और सीबीआई और वो सब है, ये सब आप बस दे दीजिए, और फिर देखिए मेरा आइडियोलॉजी को हम कैसे, एक और था बहुत कि दिन अगर डिजिटल जो हो रहा है आजकल, डिजिटल हो रहा है, डिजिटल रिवोल्यूशन आ रहा है इंडिया में, तो क्या लगता है आपके आपके हिसाब से कि डिजिटल रिवोल्यूशन जो इंडिया में है, ये क्या पॉलिटिक्स को बदल देगा, बदल सकता है या नहीं। नहीं? देखिए डिजिटल वाला जो एक है इंडिया में बहुत अच्छा हो रहा है मेरे हिसाब से, हम्म। और इससे क्या हो रहा है, एक उसका फायदा है, एक उसका नुकसान है। फायदा हम्म। क्या है ये पहले बता। हम्म। इसपे जो बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जर्मनी में ऐसा नहीं है हम्म। ना, जर्मनी में वो नहीं आया जो हिंदुस्तान में। जर्मनी का फॉरेन मिनिस्टर आकर के टॉक किया कि ये कैसा है, एक रास्ता में बेचने वाले लोग के पास भी ऑनलाइन पेमेंट है ना, लेकिन उन्हीं लोग का पेमेंट स्टैक हो जा रहा है और हम्म। टैक्स का नोटिस भी आया। तो चलिए ठीक है, ये अच्छा ही बात है, ठीक है। तो हिंदुस्तान में जो डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है, ये आपका, ये कभी पॉलिटिक्स में तो नहीं बदलना चाहिए, खुदा ना खास्ता कि ये पॉलिटिक्स में बदले, हम्म। लेकिन ये एक अच्छा विकास है, और ये हम लोग का इंजीनियर का टीम है, हम लोग का हम्म। ब्रिलियंट, दुनिया को हम लोग राज कर रहे हैं, हम्म। इतना तो अपना देश में कर ही सकते हैं वैसे भी दुनिया कुछ में। कुछ देश है ऐसे, जिसके स्वीडन है, कैशलेस देश हो गया है कंट्री, तो ऐसा कुछ पॉलिटिक्स कैश, में। हाँ, 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 स्वीडन जो है से कैशलेस कंट्री है ना। देखिए क्या है ना कि फिर आपका हर एक ट्रांजैक्शन जो है ना गवर्नमेंट ट्रैक करता है, हम्म। ठीक है, तो आपको हर एक चीज के लिए जवाबदारी देना होगा। हम्म। आपका पैसा है, आप जो करे उसका, किसी का मर्डर तो नहीं करे, नहीं, नहीं। हीरोइन तो नहीं खरीद रहे, गांजा तो नहीं खरीद रहे, तो आप अगर फ्रिज खरीदिएगा, आपको क्यों बोलना है कि गवर्नमेंट को कि मैं फ्रिज खरीद, हम्म। है ना। तो ये हमको लगता है ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है अगर टारगेटेड हो रहेगा। अगर इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो हम्म। टैक्स आएंगे, ब्लैक, कोई गंदा चीज खरीद नहीं सकेगा, इलीगल हम्म। चीज खरीद नहीं सकेगा, तो वो ठीक है। लेकिन बात ये है ना कि कब इसको वेपनाइज कर दे आपके खिलाफ, आपको नहीं मालूम। कभी नहीं पता चलेगा इसे। तो इसको पॉलिटिक्स, मेरे हिसाब से आइडियली इसको पॉलिटिक्स बनना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बन गया तो वो बहुत बदनसीबी होगा उसमें फिर हिंदुस्तानियों का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद
बहुत सारा मेरा जो भी क्वेश्चन था लगभग क्लियर हो गया। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हम्म। बिहार में मुझसे क्या? 10,000 रुपए दिया गया लोगों को इलेक्शन से पहले, हाँ हाँ। और इलेक्शन के बाद लोगों से वही पैसा वापस मांगा गया। नहीं देने पर लूटा गया, नहीं देने पर सामान भी लिया गया, नहीं देने पर लाठी भी चला। तो हम्म। इस तरह बताइए कि फिर आप बिहार के लोगों ने कभी भी वैसा गवर्नमेंट को क्यों चुना? क्या बिहार इतना पिछड़ा है? देखिए, मैं जो वोट दिया हूँ, मैं चूज किया था प्रशांत किशोर। आप जानते हैं? प्रशांत किशोर को मैं नहीं जानता। नहीं जानते? वो आरजेडी दल है क्या? नहीं 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 नहीं, वो प्रशांत किशोर का एक भी सीट नहीं आया, समझ सकते हैं। प्रशांत किशोर जो कि एक नया पार्टी है ना। हम्म, अ, प्रशांत किशोर का पार्टी में आपको अति कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। आप किसी चीज का पढ़ाई कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ यूपीएससी? हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी है, जो कि नया पार्टी इस वर्ष जो चुनाव हुआ था बिहार में, तो नया पार्टी के रूप में उभर करके आया था। और इनका मुद्दा था सबसे पहला एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यही था, तो जिसमें क्यों नहीं? हाँ यही था मुद्दा। और इसी मुद्दे पे हम वोट दिए हैं उनको, ठीक है। जो कि उनके जितने भी विधायक थे ना, जितने भी विधायक थे वो सभी एजुकेटेड थे, एक ही एक। बिहार में चुनाव हुआ है 243 सीटों का, ठीक है। 243 सीटों में टोटल सीट पे चुनाव जो जन स्वराज पार्टी है वो लड़ी है ना। और सभी जितने भी थे सब एजुकेटेड थे। कोई एक तो साइंटिस्ट था, वो भी हार गया चुनाव में। साइंटिस्ट जिसने मैथ का बुक एक लिखा है, वो भी हार गए चुनाव में। तो उनके बारे में क्या आप कह सकते हैं कि चुनाव जो है बिहार में, कोई भी चुनाव चलता नहीं है, जाति धर्म सब ये सब उनके आगे, ऐसा हो गया। तो क्या ही कर सकते हैं। जो अभी रिसेंटली में 10-10 हज़ार रुपया जो दिया गया, ये क्यों दिया गया? हम यही सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि दिया गया तो उस समय क्यों दिया गया जिस समय चुनाव था? उस समय क्यों दिया गया जिस समय सभी को रोजगार चाहिए था, न कि पैसा? ऐसा सवाल तो बहुत सारा है मेरे पास, लेकिन मैं पूछे तो किससे पूछे और जवाब किसको दें? बहुत सारा कोई आपको जवाब नहीं देगा। फिर कुछ दिन बाद राख बन जाइएगा। सही बात है ना? है। अपना सुरक्षित रहना है हम लोगों को, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समझते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, बड़ा बड़ा जो विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हाँ हाँ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, जादवपुर है, जो मेरे इसमें, तो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को एंटी नेशनल क्यों बोला जाता है पता है? क्योंकि वो लोग को पता चल जाता है कि तुम क्या गुल खिला रहे हो, तुम जनता को क्या गुल खिला रहे हो, ये हम लोगों को मालूम है, ये आपको मालूम है, ये आप, क्योंकि आपको आपका पढ़ाई क्वेश्चन करने का एबिलिटी देता है। तो हाँ। क्यों दिया जाता है? वो लोगों को नहीं। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में, इंडिया में, बिहार में हम्म। मैक्सिमम लोगों को क्वेश्चन नहीं कर सकते, उतना दिमाग नहीं चलता, नहीं चलता, सही है। है ना? हम्म। वो बंधा है, उसको बेड़ियों से बंधा हुआ है, धर्म का बेड़ी, जात का बेड़ी, सबसे उससे उभ ही नहीं पा रहा। हाँ, धर्म से ज़्यादा तो अभी बिहार में जात का है सबसे ज़्यादा। इससे धर्म ज्यादा तो हिंदुस्तान, उससे ज्यादा तो हिंदुस्तान में वो जो दारू का वक्त में तरक्की था। से
मोहिंजोदारो का ड्रेनेज सिस्टम में आज तक पानी नहीं भरा, हाँ मालूम है? हाँ, उधर एक गली भी बनाया हुआ रहता था, वो भी पूरा बहुत अच्छा। ये पीछे फिर से, हाँ, रास्ता वहां का आज भी नहीं टूटा, पीछे का और दर यहाँ इतना बजट एलोकेट होता है और यहाँ टूट जाता है। क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए दोष आदमी दे सकता है, किसको देगा? हम जवाहरलाल नेहरू को दोष देने जाए? नहीं नहीं जवाब। जवाहरलाल नेहरू तो आईआईटी बनाया, एम्स बनाया, आईआईएम्स बनाया, इतना कुछ किया, डीआरडीओ बनाया, हाँ डीआरडीओ बहुत। वो हम्म इसरो जितना वो कर सकता था एक नया भारत को आजादी के बाद जिस तरह से समेटना, इतना वॉर झेलना, वो तो किया ना अपना काम। अब हो सकता है उससे भी गलती हुआ, अब हम उससे पूछने जाएंगे कि देश में यही क्यों प्रॉब्लम है? अरे हम तो तुमसे ही ना पूछेंगे जो अभी है। हाँ, जो गलतियाँ जो देश जो गलतियाँ अगर मान लीजिए कि अगर हुआ है तो उन पे आप जिक्र करिए, उनको सुधारने की कोशिश करिए। तो ये अब जात हाँ, धर्म जात पे क्यों बांट रहे हैं आप लोगों को, क्यों क्यों बात कर? गुमराह कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अभी कोई ये परिवारवाद में बात करता है तो हम तो एक ही चीज बोलते हैं ना कि ठीक है, कांग्रेस का मैं सपोर्टर हूं नहीं, कांग्रेस ने परिवारवाद किया, हाँ लेकिन बीसीसीआई का हेड कौन है? ये परिवारवाद नहीं है। ये तो सबसे बड़ा परिवार है ये परिवार। फिर बताइए, जो ये- आज तक बल्ला नहीं पकड़ा वो कैसे बन सकता है बीसीसीआई के हेड? कैसे? एग्जैक्टली कैसे? तो ये परिवारवाद है ना। उल्लू तो तभी भी सब जानता था, राजीव गांधी बहुत अच्छा पॉलिटिशियन था, है ना? पॉलिटिशियन अच्छा था, इंसान अच्छा नहीं बोला, पॉलिटिशियन अच्छा था, हाँ पॉलिटिक्स के बारे में जानता था, पॉलिटिक्स का फैमिली से। हाँ। जय शाह कौन सा फैमिली? राजीव गांधी तो इकोनॉमी से सब पीएचडी किया हुआ, टोटल सब बहुत फिर एजुकेटेड बंदा, वो मतलब एजुकेटेड था, पीएम कह सकते हैं एक तरफ से। लेकिन और हम लोग उनके और कार्यकाल हम में लोग हम्म, बोली बोली उनके कार्यकाल में उन नसबंदी, हाँ ठीक है, गलती है इन लोगों को। उनके कार्यकाल में ज़्यादा ये हुआ कि एक तरफ ऐसा भी हुआ कि राजीव गांधी जी ये जो 21 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष पहले था, मतलब वोट देने का अधिकार, तो उनको घटा करके 18 वर्ष कर दिए, ठीक है। तो इससे ये फायदा हुआ था कि जो नए नए बच्चे हैं, जो नए नए एजुकेटेड जो यंग हैं, वो उभर करके उनको सही सलामत से चुने, उनको सही से वोट दें और एक अच्छा पीएम के रूप में आए। लेकिन कुछ कुछ तो सभी से गलतियां हुई है, मानते हैं, लेकिन जो भी अपना तरीका से सुधार किए वो बहुत अच्छा रहा है। और जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए तो वो तो इतना बहुत सारा किए हैं। उस समय जिस समय इंडिया का उभरने का सबसे नीचे का क्रम था, फिर भी उतना ऊपर हो गया। तो देखिए अब अगर मैं राजीव गांधी के वक्त में होता, मैं राजीव गांधी को भी ऐसे ही बोलता। हाँ मैं जिस वक्त में हूँ मैं उस वक्त में बोलूंगा ही। मैं राजीव गांधी को पूछता नहीं कि नसबंदी क्यों कराया, क्यों तमिल के बारे में, क्यों तमिल के खिलाफ आपने श्रीलंकन आर्मी में पीस फोर्स भेजा, हाँ क्यों हाँ भेजा आपने अपने तमिल को छोड़ के? वो लड़ रहे थे, क्यों आपने किया? मैं पूछता उन लोग उनसे भी, लेकिन मैं उसके वक्त में हूँ नहीं ना, तो मैं कैसे पूछूं? नहीं नहीं पूछ सकता ना। तो कबर से कैसे जवाब देगा? और उसकी जगह पर नहीं देगा। जो भी कमियां हैं आप बदलाव करके दिखाइए, हाँ, करके दिखाइए। आपको बता, आप तो चोर है तो आप महा चोर बन गए, ऐसे तो नहीं चलेगा। वो इतना गलत किया तो हम उससे भी गलत करेंगे, ऐसे तो वो गलत किया हम अच्छा करेंगे। आप परिवारवाद से चलाइए, कोई बात नहीं, लेकिन चलना अच्छा से चाहिए ना। हाँ अब आप क्या किए, आपका बेटा को आप बोले हैं E20 फ्यूल जो कंपनी बनाता है, E20 जो इथेनॉल का कंपनी में शेयर खरीदो, और पूरा हिंदुस्तान में E20 का गाड़ी बनाओ और बिना इसका नहीं चलेगा, ताकि वो कंपनी का शेयर बढ़े और आपका वेल्थ बढ़े। 20% इथेनॉल का तो कहना ही नहीं है, क्या कह सकते हैं इसमें। बोले थे कि पेट्रोल 20% का दाम तो नहीं कम हुआ ना इससे? कम हुआ? कहाँ पे कम हुआ? आप तो इस सरकार के बारे में जितना आप मुझे बोलिएगा ना, मैं उतना बोलूँ।
क्या है कि एक और है चीज मैं देख रहा हूँ, जो मंत्री के ऊपर स्कैम केस चल रहा है, हम्म। सीबीआई रेड पर रेड, हाँ हाँ, अभी वो देख रहे चले हैं। जाते हैं अड्डा खरीद गए, अभी 1 साल से तो देख उसका रहे हैं। वॉशिंग मशीन में गिराई होगा है? कोई ईडीआई नहीं, कोई सीबीआई। हम्म। एक मीम देखा मैंने, ईडीआई सीबीआई सो रहे हैं, तो पूछा क्यों, रेड था इतना, तुम सारे तो बीजेपी ज्वाइन कर दिए। अभी रिसेंटली में 7 गो जो एमएलए हैं, 7 एमएलए, आम आदमी पार्टी, आम राघव आदमी, चड्ढा, हाँ, सबसे फेमस बीजेपी ज्वाइन के लिए। हमको स्मृति मालिक, हमको इतना हंसी छूटा कि जो कल तक बोलते थे कि बीजेपी चोर है, वो आज चोर में क्यों मिले? उनसे सबसे बड़ा सवाल है ये कि चोर के साथ देने के लिए क्यों आए? बहुत मसला है भाई। चलिए मैं निकलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत लगा आपसे बात करके। बहुत सारी यही बात। मसला है भाई, बस बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि बिहार पे है, पढ़े लिखे, जी जी। दिमाग से काम करते हैं, दिमाग से सोचते हैं, चाहे पार्टी जीते ना जीते सच्चाई के साथ नहीं छोड़ना। हाँ। यही हम लोग का पढ़ाई का महत्वपूर्ण, वरना फिर क्या फायदा इतना पढ़ के चलिए, जब हम लोग बहुत बहुत सच नहीं धन्यवाद। बता पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।